हेलो। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम एक्सियल लाइन पे निकाली थी हमने डायपोल के लिए। ऐसे ही आज हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं डायपोल के लिए ही, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट यानी कि जो उसका मिड पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है पहले से ही। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो डिस्टेंस ले रखा है, जो डायपोल का डिस्टेंस है वो तो हमारा 2a है, जबकि हमारा जो डिस्टेंस है इक्वेटोरियल का यानी इक्वेटोरियल पी पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज रखा है, वहां पे हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस डायपोल की वजह से यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस डिस्टेंस को मैंने ले रखा है आर। ठीक है, स्मॉल आर हमने ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम प्लस के लिए निकाले तो प्लस के लिए जो होता है, पहले ही मैंने बता रखा था कि आपके लिए आपको कि पॉजिटिव के लिए जो होता है बाहर निकलती हुई ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे बाहर की तरफ जाती हुई होगी, तो मैंने इसको ले रखा है ई प्लस क्यू। ठीक है, ऐसी नेगेटिव के लिए अंदर आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरीके से नेगेटिव साइड्स, तो ऐसे करके मैंने इसको ले रखा है ई माइनस क्यू। ठीक है, हाँ, तो फिर इसके बाद देखिए आप ध्यान से, तो ये हमारा एक डायपोल है। अगर हम इसके एक पैरेलल एक लाइन खींच दें तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इनका अगर हम टोटल निकालें, समीशन निकाल दें, यानी कि इनका हम रिजल्टेंट निकाल दें, तो वो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो वही सारी चीजें जो है मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखी है कि प्लस यानी हमारा पी पे प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस यानी पी पे जो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई ले रखा है। तो ई जो होगा, हाँ, ई जो होगा टोटल वो किसके बराबर होगा, तो देखो मैंने यहाँ पे इसी पॉइंट पे जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स है उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है। तो देखो इस पॉइंट पे हमारा एक ऊपर की तरफ था ई प्लस वाला और एक नीचे की तरफ था ई माइनस वाला। तो ये वाला एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो ये हमारा एक वेक्टर की तरह है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो है रिजॉल्व कर देते हैं। तो इस प्लस वाले को करेंगे तो ऊपर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और नीचे जो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल में जो है कॉस थीटा हमने लिख दिया ई प्लस कॉस थीटा। ऐसे नीचे वाले को भी सेम कर दिया हमने, रिजॉल्व कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, तो इसको देखो ऐसे समझ सकते हो कि ई का जो फॉर्मूला होता था मेन, वो तो होता है 1/4 पाई एक्साइलम नॉट टाइम्स क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा ई का फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, प्लस के लिए आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो प्लस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस के लिए, उसके लिए हमारा 1/4 पाई एक्साइलन नॉट, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी 9 × 10⁹ वाला जो हमारी के की वैल्यू रहती थी। और ये हो गया क्यू, क्यू यहाँ पे चार्ज हमारा, ये भी क्यू है, ये भी चार्ज हमारा क्यू है, यानी दोनों के लिए चार्ज की वैल्यू तो सेम है। क्या आर की वैल्यू सेम है दोनों के लिए? तो आर यानी अगर इस डिस्टेंस को अगर आप निकालें और इस डिस्टेंस को अगर निकालें तो क्या ये दोनों सेम आएंगे? तो अगर हम यहाँ पे निकाल के देखें तो ये हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए होता है, टोटल 2a था, तो इसका हाफ ए हो गया, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, तो अगर हम हाइपोटेनियस निकालें, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनियस निकाले तो आ जाएगा अंडर रूट एच की वैल्यू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं, ये भी हमारा सेम आ गया। तो अगर हम दोनों का डिस्टेंस देखें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस और इस प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस देखें तो वो भी सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर भी सेम है, क्यू भी सेम है, ये भी सेम है। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो बेशक प्लस वाले का हो या फिर माइनस वाले का हो, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो इसीलिए देखो ई की वैल्यू तो सेम है और थीटा भी सेम है, तो ये पूरी वैल्यू ऊपर प्लस की तरफ है और ये पूरी वैल्यू नीचे माइनस की तरफ है। तो टोटल जो होगा, नेट जो होगा, प्लस और माइनस टाइम्स लेंगे तो टोटल जो होगा कैंसिल हो जाएगा। आप चाहते हैं यहाँ लिख भी सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई प्लस क्यू साइन थीटा माइनस ई प्लस माइनस क्यू साइन थीटा।
फिर ये दोनों वैल्यू जो होगी ये कट हो जाएगी। ठीक है, तो या फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है, वैसे भी आप कर सकते हो। फिर आप सिंपली इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जो भी इनकी वैल्यू है 1/4 पाई एक्स नॉट क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी हमने आर स्क्वायर कॉस थीटा कर दिया हमने। फिर ये दोनों चीजें सेम दिख रही है हमको सारी क्वांटिटी, तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, वो कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट देखिए, सेम उसको सॉल्व करते जाना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो एक चीज मैंने कर रखी है, हमने कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता है b/h होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हमारा थीटा है, तो इसके लिए b क्या हो गया, थीटा यानी थीटा के साथ वाला बेस होता है, तो ये b हो गया। b क्या है हमारे पास a। ठीक है, और हमारे पास h क्या है √r² प्लस a²। तो b/h को आप ऐसे लिख सकते हो a/r² प्लस a² का √। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा। तो हमने ए और आर की फॉर्म में निकालने के लिए कॉस थीटा को यहाँ पे चेंज कर दिया। कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, a/r²/a², जो कि हमारा यहाँ लास्ट में था ना कॉस थीटा, इसको ही हमने चेंज करके ले रखा है। इसी चीज को हमने चेंज करके लिख दिया है कि a/r² प्लस a² का √। ठीक है, ये कहाँ से आया समझ में आ गया, ये थीटा है, तो ये थीटा के बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, उनका रेशियो हमने लिख दिया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। ये पावर 1 है, इस टोटल की पावर 1/2 है, तो टोटल पावर हो जाएगी 3/2। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे एक चीज छूट गई, ये 2 टाइम्स था। ठीक है, देखो यहाँ 2 टाइम्स था ये। ठीक है, हाँ, तो ये 2 टाइम्स था, तो 2a पी के बराबर होता है, क्योंकि पी किसके बराबर होता था, जो पी होता है वो बराबर होता था q × 2a। तो ये हमारा 2a और ये q, तो टोटल हो जाएगा 2a/q यानी p। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रख सकते हो कि जो p की डायरेक्शन है, p की डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि e की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एक दूसरे के उल्टा अपोजिट होते हैं, तो इसीलिए वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने लगा रखा है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। शॉर्ट डाइपोल के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, शॉर्ट डाइपोल यानी a की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होगी तो r के मुकाबले, तो a की जगह अगर आप 0 पुट कर देंगे तो इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, r की पावर 2 और 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो r की पावर 3 आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक रिलेशन देख सकते हैं कि r की पावर जो होगी यहाँ पे, r की पावर क्यूब जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सेम ग्राफ बना सकते हैं ऐसे ही करके। ये E और R का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद देखो आप एक चीज देख सकते हो कि E ऑफ एक्सियल, एक्सियल के जो निकलती थी वो 2 टाइम्स P अपॉन में सॉरी एक्सियल के लिए जो हमने निकाली थी E ऑफ एक्सियल, एक्सियल जो हमने निकाली थी वो थी हमारी 2 टाइम्स ठीक है, तो एक्सियल के लिए जो हमने निकाली थी वो थी 2 टाइम्स P अपॉन में ये 1/4 पाई एक्स यहाँ लिख देंगे, और ये आई थी हमारी r² प्लस a² की पावर 3/2। इस तरीके से आई थी E एक्सियल, और E इक्वेटोरियल हमारी आई जो वो आई थी 1/4 पाई P अपॉन में r² प्लस a² की पावर 3/2। ठीक है, अगर दोनों का रेशियो लें तो हम 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके पास अगर एक्सियल दे रखी हो तो आपको अगर इक्वेटोरियल निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, सिंपल इसका फॉर्मूला बना सकते हो कि E एक्सियल बराबर होता है E ऑफ एक्सियल, वो बराबर है हमारा 2 टाइम्स E ऑफ इक्वेटोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि एक्सियल जो होती है वो डबल होती है इक्वेटोरियल के मुकाबले। ये हमने निकाल रखी थी E ऑफ इक्वेटोरियल एक्सियल और E ऑफ इक्वेटोरियल। ठीक है, डायपोल के लिए हम एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है वो हमने इसके अंदर निकाली। ठीक है, अगर आप टोटल चार्जेस को देखें, टोटल चार्ज जो होता है डायपोल पे, तो एक प्लस क्यू होता है माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज तो 0 हो जाता है, पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 नहीं होती। आपने अभी निकाल के भी देखी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब यहाँ पे देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हो कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, जो हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाली थी, वो थी 1/4 पाई एक्साइलम नॉट Q अपॉन में
आर स्क्वायर। ठीक है, जबकि डायपोल के लिए यानी दो चार्जेस जब आ जाते हैं तो वो आर की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, जबकि जो पॉइंट चार्ज था उसके लिए आर की पावर 2। ठीक है, स्क्वायर और ये क्यूब। तो ये चीज आप देख सकते हो कि एक चार्ज के लिए हमारा स्क्वायर पे डिपेंड करता है, जबकि एक डायपोल के लिए वो क्यूब पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक हमको इसके अंदर पढ़ना है वो पढ़ना है डायपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो होता क्या है, देखो कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले ली। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल ले लिया, ए और बी डायपोल ले लिया, ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है। ठीक है, और डायपोल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये डायपोल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। कहीं भी ले सकते हैं आप, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। ठीक है, तो थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा एंगल पे हमने जो है एक डायपोल को ले लिया। 90 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, हर केस को अभी हम देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमने एक डायपोल रख दिया जिसमें प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है, तो उसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पे ये चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब भी चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो फोर्स लगता है। हमने फोर्स पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद करो तो आपको याद आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स अपॉन में चार्ज, कि एक टेस्ट चार्ज को कितना फोर्स लगता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। तो यहाँ पे भी हमारा चार्ज है, उनको फोर्स लग, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो इसको फोर्स लगेगा। अब देखो फोर्स यहाँ प्लस है तो इसको फोर्स लगेगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू ई। ठीक है, तो ये हमारा इस तरफ इसको फोर्स लग गया, क्योंकि देखो प्लस से माइनस से प्लस की तरफ जाती है प्लस से माइनस की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे माइनस की तरफ जा रही है तो ये प्लस चार्ज है तो ये भी इसी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। और ये माइनस वाले को किधर लगेगा, इस तरफ फोर्स, तो ये माइनस क्यू ई फोर्स इस तरफ लग गया। ठीक है, तो अगर एक हमारे पास चार्ज, एक हमने डायपोल रख रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको क्या लग रहे हैं, उसको फोर्सेस लग रहे हैं। उसके दोनों जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, वहां पे उसको फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो एक प्लस क्यू ई और एक माइनस क्यू ई। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को आप 11th क्लास में कपल फोर्स के भी नाम से जानते थे, कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। और जब भी कोई कपल फोर्स एक्ट करते हैं किसी एक लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, तो वहां पे एक रोटेशन प्रोड्यूस होती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कपल फोर्सेस जो होते थे वो टॉर्क प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हो कि इनकी वजह से क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कह सकते हो कि जब भी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कभी भी अगर हम एक डायपोल को प्लेस करेंगे तो उस पर फोर्स लगने की वजह से एक टॉर्क महसूस होगा उसको, और उसी टॉर्क को हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। तो असलियत में देखो टॉर्क आपका किसके इक्वल होता है, तो टॉर्क को आप लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही होता था सिंपल भाषा में, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क। तो फोर्स देखो, फोर्स कितना होगा, तो अगर आप कोई फोर्स देखें तो फोर्स कितना आ रहा है हमारे पास, क्यू इंटू में ई, ये हमारे पास फोर्स आ रहा है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, डिस्टेंस का वर्टिकल कंपोनेंट देखना है हमको। तो डिस्टेंस तो है हमारे पास 2a, तो इस 2a का वर्टिकल कंपोनेंट हमको देखना है। ठीक है, 2a का वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ इस तरीके से, यहां तक जहां तक ये डायपोल है। और हॉरिजॉन्टल देखो, थीटा के साथ वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और वर्टिकल कंपोनेंट इस तरीके से। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो 2a साइन थीटा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2a साइन थीटा। ठीक है, ये एक अलग वैल्यू आ गई, ये एक अलग वैल्यू आ गई। अब इसको देखो एक और चीज लिख सकता हूं इसको, क्यू इंटू 2a, और यहाँ पे हमने लिख दिया e साइन
थीटा। तो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा देखो। हाँ, तो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा देखो, Q इंटू टू ए। फिर से ये अगर हम ध्यान से देखें तो डायपोल मूवमेंट आ गए यहाँ पे फिर से, तो इसको हम लिख सकते हैं P, और ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क जो होता है किसी भी अगर डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो कितना होता है, PE साइन थीटा के बराबर होता है। अगर आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, P क्रॉस ई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन आया था तो ये P क्रॉस ई बन जाएगा, साइन कंपोनेंट है तो P क्रॉस ई। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी देखो, क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो डायरेक्शन निकलती है, फाइनल डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है P और E वेक्टर के। ठीक है, तो P और E वेक्टर के परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारा टॉर्क लगेगा वहां पे। तो आप सिंपली याद रख सकते हो यहाँ पे कि कभी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखेंगे तो सबसे पहले रखते ही वहां पे फोर्सेस लगेंगे, कपल फोर्सेस लगने की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होगा, यानी एक तरीके का टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो P क्रॉस E होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप अलग अलग केस ले सकते हैं। अगर मान लो कि डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए, यानी 0 डिग्री एंगल हो जाए, तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, थीटा अगर 0 डिग्री है तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो साइन जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो टॉर्क की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। तो वहां पे कोई भी टॉर्क हमको जो है वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, या फिर कह सकते हो कि सबसे टॉर्क ये कम यही लगेगा जहां पे कोई भी टॉर्क नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों, देखो स्टेबल का मतलब वो रुका रहेगा, उस पर कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा जब, तो स्टेबल रहेगा हमारा, तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, एंगल बताओ, तो एंगल आपको बताना होगा थीटा जो होता है वहां पे 0 होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल के लिए। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हो, अलग अलग एंगल ले सकते हो कि जब 180 डिग्री हो जाएगा थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। ठीक है, तो वहां पे जो हमारा निकलता है PE साइन 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा टॉर्क। तो अगर 180 डिग्री सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी जो आएगा टॉर्क 180 डिग्री भी, साइन 180 डिग्री भी 0 ही होता है हमारा, तो टॉर्क जो आएगा यहाँ पे भी वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको हम जो कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों, देखो यहाँ पे भी टॉर्क 0 है, यहाँ पे भी टॉर्क 0 है, पर यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि जो हमारा एंगल है वो 0 कब होगा, जब ये पूरा इस तरीके से हो, डायपोल ऐसे रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरीके से रखा हो, तो ये प्लस वाला यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा होगा और माइनस वाले को इधर फोर्स लग रहा होगा, तो ये अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। ठीक है, जबकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से रख दिया जाए तो ये क्या होगा, देखो इस प्लस वाले को अभी भी फोर्स इधर लग रहा है और इस माइनस वाले को अभी भी फोर्स इधर लग रहा है, तो ये एक दूसरे को मतलब फोर्स लगा रहे होंगे, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो रहेगा पर अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, और ऐसे करके अगर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 ले लें तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो आ जाएगा PE साइन 90। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है मैक्सिमम हमको टॉर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो हमारी 1 हो जाती है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P और E, यानी ये हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं।